हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से अतुल स्टडी सेंटर में स्वागत है। देखिए, मैंने जिसे कि कल ही बताया था कि आज आपको मिलने वाला वीडियो, तो आपको आज वीडियो ये मिल जाएगा। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे, कॉपी कलम लेकर ही बैठे, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यानी कि अध्याय 10 है। क्या है? अध्याय 10 है। ध्यान दीजिएगा, अध्याय 10 है, तो अध्याय 10 आपका जो है आज क्लियर हो जाएगा। उसमें क्या क्या बताना हो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रश्न के साथ उत्तर भी रहेगा। एग्जाम में लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न रहेंगे। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन सिर्फ कराए जा रहे हैं। टाइम आपके पास कम है, समय कम है, इसमें जोर ज़्यादा लगाना है, पढ़ाई ज़्यादा करना है। एग्जाम में पूछे जाने वाले इसमें बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, यानी कि सब कुछ कराने वाला हूँ। बहुविकल्पी रहेगा, अतिलघुत्तरी रहेगा, लघुत्तरी रहेगा, दीर्घोत्तरी, मतलब सब कुछ स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा। ओके, तो हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, क्या जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब कुछ बताने वाला हूँ। क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में भी मेन क्वेश्चन होता है, यानी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं कहूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो हाँ, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुविकल्पी कराऊंगा, लघुत्तरी कराऊंगा, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी। एक बात और बताना चाहूँगा, ये मैं वीडियो एडिट नहीं कर रहा। दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि आपको टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना चाहिए, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको फ्री में नोट्स मिलेगा। क्या फ्री में नोट्स मिलेगा? तो नोट्स पाने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। नोट्स आपको कल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देख के चले जाते हैं। तो देखिए मत, कर लीजिए। अभी एग्जाम तक आते आते बहुत कुछ बताऊंगा। क्लियर है? तो मैं चलो स्टार्ट करता हूँ अगले पेज से। तो सबसे पहले देख लेते हैं हेलो एल्केन होता ही क्या है। क्या हेलो एल्केन होता क्या है? तो हेलो एल्केन देखेंगे ध्यान से। देखिए, हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन, फेरस, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन परमाणुओं द्वारा हाइड्रोकार्बनों से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन, यानी कि जिसे कोई भी चीज़ है उसमें से, अभी मैं समझाऊंगा अच्छे से, एक एक हाइड्रोजन जो है क्या हो, प्रतिस्थापन, यानी कि हट जाए, उसे क्या कहते हैं? हेलो एल्केन कहते हैं। हेलो एल्केन किसे कहते हैं? तो हेलो एल्केन जो होता है परमाणुओं द्वारा हाइड्रोकार्बनों के से एक या अधिक, एक ही होता है अधिकांश, यानी कि एक हाइड्रोजन क्या होता है, प्रतिस्थापन हो जाता है, एक हाइड्रोजन हट जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? हेलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलो एल्केन कहते हैं। देखिए, इसमें भी कहा है। अब इसमें हम देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। क्या हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। उम्मीद करता हूं बैठे होंगे। जो भी आपको नहीं याद होता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप किसी भी चीज़ का डिफिनेशन भी दे सकते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जैसे हो गया प्रोपेन, है प्रोपेन, मेथेन, ये सब क्या है आपका हाइड्रोकार्बन है। एथेन भी आपका हाइड्रोकार्बन है। अभी मैं बताऊंगा ये क्या होता है। मेथेन प्रो आईयूपीएससी नेम अगर नहीं आता तो वीडियो में शायद एक दो दिन में वीडियो उसको भी बना दूं आईयूपीएससी नेम का। तो आईयूपीएससी का अगर चाहिए तो वीडियो तो आप कमेंट कीजिएगा, तो प्रोपेन, मेथेन, एथेन फटाफट तो आ ही जाएगा। वैसे भी आज मैं बता ही दूंगा। देखिए, इसमें कुछ और पॉइंट है, उस पॉइंट को भी समझते हुए हम चलेंगे। देखिए, इन्हें एल्किल हाइलाइड भी कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें एल्किल हाइलाइड भी कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, इन्हें क्या कहते हैं? एल्किल हाइलाइड भी कहते हैं। समझ में आया कितना? तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जैसे प्रोपेन हो गया, मेथेन हो गया, एथेन हो गया, इतना समझ में आया। जैसे एक हाइड्रोजन क्या होता है? प्रतिस्थापन होता है। एक हाइड्रोजन क्या होता है? हट जाता है। जैसे मान लेते हैं, मैं ले लेता हूँ CH4। क्या ले लेता हूँ? CH4, यानी कि CH4 क्या होता है? मेथेन होता है। मैंने ले लिया क्या? CH4 ले लिया। ध्यान दीजिएगा, CH4 में से एक हाइड्रोजन मैंने क्या कर दिया? निकाल दिया। क्या? एक हाइड्रोजन निकाल दिया। और Cl क्या होता है? क्लोरीन। क्लोरीन मैंने क्या कर दिया? जोड़ दिया। क्या कर दिया? क्लोरीन जोड़ दिया मैंने। समझ में आ रहा है ना? तो हमारा क्या हो रहा है? एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, यानी हाइड्रोजन यहाँ पर कितना बचा? 3, यानी कि CH3। क्या बचा? CH3। ध्यान दीजिएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो रहा है और यहाँ से प्लस Cl जुड़ रहा है, यानी क्लोरीन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। तो यहाँ पर कितना बचा? CH3 Cl। तो CH3 Cl। अच्छा, CH4 है क्या? ये भी लिख लीजिए आप सब। CH4 मेथेन होता है। क्या होता है? मेथेन होता है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या बना? ये CH3
क्या बचा CH3, क्या CH3, ध्यान दीजिएगा, और Cl, क्या CH3Cl, इसको आप कह सकते हैं हेलो एल्केन भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हेलो एल्केन, आप इसे मेथिल क्लोराइड भी कह सकते हैं। तो हेलो एल्केन हम एक बार देखते हैं, ठीक है ना, इतना समझ में आया कि नहीं, बहुत आसान पॉइंट है। तो इसे हेलो एल्केन भी कहते हैं और क्या कहते हैं अभी जस्ट मैंने बताया मेथिल क्लोराइड कहते हैं, लिख लो। क्लोराइड कैसे हो गया अभी मैं समझाता, देखिए ये समझ में आया कैसे CH3Cl हुआ, CH यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हुआ, Cl जुड़ गया। मेथिल क्लोराइड कैसे हुआ, CH3 क्या हो गया मेथिल हो गया, Cl क्या हो गया क्लोराइड हो गया, तो मेथिल क्लोराइड। तो मेथिल क्लोराइड समझ में आया कि नहीं भैया, है ना। अब देखिए जो है एल्किल हाइलाइड का वर्गीकरण, हेडिंग डालिए एल्किल हाइलाइड का वर्गीकरण। एल्किल, अभी एल्किल सब कुछ बताऊंगा कि एल्किल क्या है, ठीक है ना। एल्किल हाइलाइड का वर्गीकरण, तो क्या होता है एल्किल हाइलाइड का वर्गीकरण, समझ में आया कि नहीं। एक चीज इसमें और बताना चाहूंगा, ये जो फेरस है, ब्रोमीन, आयोडीन है, क्लोराइड है, ये वर्ग 17 में आता है, ये तो पता है ना, वर्ग 17 के तत्व है। इसे इसीलिए क्या कहते हैं एल्किल हाइलाइड भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं एल्किल हाइलाइड कहते हैं, क्यों ये वर्ग 17 में आता है। तो एल्किल हाइलाइड समझ में आया क्या था, इसीलिए मैं बता दिया एल्किल हाइलाइड उसे ही कहते हैं जो वर्ग 17 में वो आता है ना, तो इसे क्या कहते हैं एल्किल हाइलाइड। इसको इंग्लिश में कहेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हाइलाइड, क्लियर। अब देखिए ध्यान से, पहला लिखिए हाइलोजन, क्या हाइलोजन, हाइलोजन परमाणुओं के आधार पर, परमाणुओं के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। इसे कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। तो नाम लिखिए फटाफट और चारों के बारे में हम बताएंगे भी आपको। तो पहला होता है क्या मोनोहाइलाइड, मोनोहाइलाइड, पहला क्या है मोनोहाइलाइड है। सेकंड क्या है आपका डाईहाइलाइड, डाईहाइलाइड, एंड थर्ड है आपका ट्राईहाइलाइड, ट्राईहाइलाइड, एंड 4 है आपका टेट्रा, क्या है टेट्रा है, क्या है भैया टेट्रा है, टेट्राहाइलाइड है। इतना समझ में ना। अब देखते हैं मोनोहाइलाइड क्या आता है। तो हेडिंग डालिए मोनोहाइलाइड, और इसमें से आपका 3 से 5 नंबर के बीच में आता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। कितने से 3 से 5 नंबर के बीच में आता है। 3 से 5 नंबर आपको अगर क्लियर करना है तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। देखिए मोनोहाइलाइड, इसमें जो है एक हाइलोजन होता है, क्या होता है एक हाइलोजन, अभी समझ में आएगा, अभी मैं समझाता हूँ आपको। एक हाइलोजन यानी कि H, एक हाइलोजन द्वारा प्रतिस्थापन करना है, द्वारा प्रतिस्थापन। दूसरे में रहेगा तो 2 से करेंगे, तीसरे में रहेगा 3 से करेंगे, चौथे में रहेगा 4 से करेंगे। अभी देखिएगा प्रतिस्थापन, इसमें एक हाइलोजन H द्वारा प्रतिस्थापन करना है। तो देखिए CH4 ले लेते हैं, क्या CH4, इसमें से क्या करेंगे एक हाइलोजन प्रतिस्थापन यानी कि एक हटा देंगे और यहाँ पर क्या जोड़ देंगे क्लोरीन। तो यहाँ पर क्या बच गया, देखिए CH, यहाँ से एक कम हुआ, यहाँ पर 4 है तो 4 में से गए कम हुआ तो कितना हो गया 3, क्या बचा यहाँ पर 3 Cl। तो ये क्या हो गया मेथिल क्लोराइड हो गया, क्या हो गया मेथिल क्लोराइड हो गया। इसे मोनोहाइलाइड कहते हैं, ठीक है, ठीक है मोनोहाइलाइड कहते हैं। क्लियर समझ में आया ना। इसे आप डायरेक्ट कहिएगा मेथिल क्लोराइड, ठीक है। तो ये समझ आया मोनोहाइलाइड में यही है मोनोहाइलाइड, ठीक है। अब देखिए सेकंड है आपका डाईहाइलाइड, अगले पेज में चलो देखते हैं। देखिए अब आपका अगला है, अगला क्या है आपका दूसरा, यानी कि हेडिंग डालिए फटाक से, क्या है दूसरा है, फटाक से हेडिंग डालिए आप सब। दूसरा है आपका डाईहाइलाइड, डाईहाइलाइड, डाईहाइलाइड में क्या रहेगा सेम, केवल इसमें क्या रहेगा डाई मतलब दूसरा में आ जाता है, किसमें दूसरे में आ जाता है। तो भैया डाईहाइलाइड में क्या रहेगा 2 हाइड्रोजन रहेंगे। तो लिख लो इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणुओं, 2 हाइड्रोजन परमाणुओं। अब 2 हाइड्रोजन लेंगे तो 2 हाइलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन, 2 हाइलोजन परमाणुओं
द्वारा प्रतिस्थापन, क्या, प्रतिस्थापन, ठीक है ना। अब इसका प्रतिस्थापन करेंगे तो CH4 लेंगे। अब इसमें कितना हाइड्रोजन से कह रहा हूँ प्रतिस्थापन करने के लिए, 2 हाइड्रोजन से प्रतिस्थापन करने के लिए। जब यहाँ से 2 हाइड्रोजन प्रतिस्थापन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 से ऐड हो जाएगा, मतलब 2 और बढ़ जाएगा क्लोरीन। तो हमारे पास यहाँ से 2 कम हुआ, यानी क्या हुआ, CH2 कम हुआ, तो यहाँ पर क्या बच गया, 2। समझ में आ रहा है ना, तो CH2 क्लियर। और यहाँ पर क्या बचा आपके पास, Cl2 बच गया। क्या बच गया, CH2Cl2। इसे आप क्या कह सकते हैं, इसे आप कहेंगे मिथिलीन, क्या कहेंगे, मिथिलीन डाई हाइलाइड, डाई हाइलाइड। तो क्या कहेंगे इसे, मिथिलीन डाई हाइलाइड, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं, तीसरा देखते हैं। अब देखिए सेकंड हुआ आपका, अब थर्ड आपका क्या है, ट्राई हाइलाइड। ये क्या है, ट्राई हाइलाइड। तो ट्राई हाइलाइड जो होता है, इसमें डाई में 2 था, अब ट्राई में क्या हो जाएगा, 3। उम्मीद करता हूँ अगर ऊपर वाला आप देखे होंगे तो आपको ये भी समझ में आ गया। 3 हाइड्रोजन हाइलाइड ले लेते हैं, 3 हाइड्रोजन का परमाणु, क्या, परमाणु का प्रतिस्थापन, क्या, देखिए 3 हाइड्रोजन का परमाणु का प्रतिस्थापन 3 हाइड्रोजन से हो। कितने से हो, 3 हाइड्रोजन से हो, 3 हाइड्रोजन से हो। 3 से हम करा देते हैं। जब 3 से कराएंगे तो भैया CH4 तो लेंगे नहीं, तो मैं क्या ले लेता हूँ, C2H6 ले लेता हूँ। इसमें 3 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पर कितने क्लोरीन जुड़ेंगे, ये माइनस होगा ना और ये प्लस होगा। इसमें क्लोरीन कितना जुड़ेंगे, 3 जुड़ जाएंगे। 3 क्लोरीन को हम ऐड कर देंगे, C2H6 क्लियर हुआ। इसमें कितना क्लोरीन जोड़ रहे हैं, 3 क्लोरीन जोड़ रहे हैं। तो हमारे पास क्या बच रहा है, C2, क्या बच रहा है, C2। अब देखिए ध्यान से दीजिएगा, यहाँ से हाइड्रोजन की संख्या 6 है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 3 है, यानी कि 3 कम हुआ तो क्या बचा हमारे पास, हाइड्रोजन की संख्या 3 बचा। और यहाँ पर क्या है भैया, Cl3 है, क्या है, Cl3 है। समझ में आया कि नहीं। इसे आप क्या कहेंगे, ट्राई हेलो एथेन, क्या कहेंगे, ट्राई हेलो एथेन। समझ में आ गया कि नहीं, ट्राई हेलो एथेन। बस अब आपका लास्ट हो जाएगा, चौथा जो है वह क्या है, टेट्रा हाइलाइड। ये तो बहुत कम एग्जाम में पूछता है, मैं एक स्टार्ट कर रहा था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो आप कहो कि भैया इतना कम बताते हो आप भी। तो टेट्रा हाइलाइड देख लीजिए, तो टेट्रा हाइलाइड में इसमें 4 रहेंगे, 4 हाइड्रोजन, मतलब सेम रहेगा, वही समझ लो पूरा, ठीक है ना। इसमें 4 ले लेंगे तो ये C2H6, इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी कम होगी, 4 कम होंगी। तो यहाँ पर कितना क्लोरीन जुड़ेगा, 4 जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, C2, यहाँ पर कितना बचा, 2 हाइड्रोजन, तो H2Cl4, क्या बचा, Cl4 बचा। इसे आप फॉर्मूला के तहत भी समझ सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए, ओके। अब आप हेडिंग डालिएगा, अगला हेडिंग रहेगा आपका, देखिए हाइड्रोजन लिखिए, हाइड्रोजन, क्या, हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बन, परमाणु युक्त कार्बन, परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर। अब हाइड्रोजन के देखेंगे तो इसमें कितने होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला है प्राथमिकता, ठीक है, प्राथमिक या एक अंश एल्किल हाइलाइड। ऐसे सेम दूसरा भी है, ऐसे तीसरा भी है। इसमें रहेगा क्या, तृतीय, या नहीं, पहले प्रथम आया तो यानी क्या आ गया, दूसरा द्वितीय, ठीक है ना, द्वितीयक या कर लिख दो ना, द्वितीयक या यानी कि 2 अंश एल्किल हाइलाइड, समझ में आ रहा है बात।
ये बोरिंग सब्जेक्ट आपको लगता होगा, नहीं है, ऐसा नहीं है। बस अब इसकी बाद वाला देखेंगे आप ना, मज़ा आ जाएगा पूरा। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 अंश यहाँ पर तृतीयक हो जाएगा, बस तृतीयक या 3 अंश एल्किल हाइलाइड। समझ में आया कि नहीं? आए, अब देखिए मैं आगे बताता हूँ। इतना समझ गए ना? अब आगे जो रहेगा बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलो देखते हैं आगे। ये अगला पॉइंट है आपका, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप जरूर देखेंगे। 3 से 4-5 नंबर में आपका पूछने वाला है। तो 3 नंबर का तो जो समझ लीजिए, इस अगर देखा जाए अच्छे से, तो इसमें से केमिस्ट्री में से इस लेसन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियों का वर्णन कीजिए। और इसमें आ जाता है कभी कभी सैंडमायर अभिक्रिया, मतलब रिएक्शन लिखना है। तो सैंडमायर रिएक्शन मैं अलग से, यानी कि जब ये आप सीख लेंगे ना, तो उसी में सैंडमायर अभिक्रिया भी रहेगा, यानी कि जो इसका रिएक्शन आएगा वह सैंडमायर अभिक्रिया भी होता है। तो ये क्लोरोबेंजीन बनाने की जो विधियां हैं, क्लोरोबेंजीन बनाने की जो विधियां हैं, इसको आपको क्या करना चाहिए, अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो भाई ये इसमें क्या क्या बनाने की विधि, इसका रासायनिक सूत्र, इसमें एक रिएक्शन क्या मैंने बताया अभी, सैंडमायर। कभी कभी पूछ लेता है 2 नंबर में कि सैंडमायर अभिक्रिया बताओ। तो सैंडमायर अभिक्रिया जो होता है, यही होता है जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। टेंशन बिल्कुल भी ना लो, मैं अभी सब कुछ एकदम अच्छे से आपको क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, बहुत आसान तरीके से। ठीक है ना? समझ में आ गया ना? अब देखिए क्या है इसमें कहा, एक एरिल हैलाइड, क्या एरिल हैलाइड का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य है तथा इस वर्ग के सभी यौगिकों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका अब देख लेते हैं हम सूत्र देख लेते हैं। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है भैया, वह होता है C6H5Cl। क्या होता है? C6H5Cl। अब देखिए बेंजीन अगर सिर्फ कहा दिया जाए तो ये हो गया आपका बेंजीन, ये आपका क्या हो गया, बेंजीन हो गया। या C6H5 को क्या कह सकते हैं आप, बेंजीन कह सकते हैं। अब इसी में Cl जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। इसे कभी कभी आपको ऐसे भी देखने को मिल जाएगा, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, या चाहे जहाँ Cl जोड़ दीजिए तो ये क्या हो गया आपका, क्लोरोबेंजीन हो गया। समझ में आया कि नहीं? तो क्लोरोबेंजीन चाहे तो आप इसे कह सकते हैं, या तो इसे कह सकते हैं, या तो इसे कह सकते हैं, कोई भी एक कह सकते हैं। ठीक है ना? कहीं कहीं ये भी मिल सकता है, कहीं कहीं ये भी। तो C6H5 क्या हो गया आपका, बेंजीन हो गया। और Cl से क्या होता है, क्लोरीन, तो क्लोरोबेंजीन है। आसान। अब देखिए प्रयोगशाला विधि, बहुत आसान है प्रयोगशाला विधि, अभी समझ लेते हैं फटाक से। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि में लिखेंगे, थोड़ा लिखिए, अभी मैं समझा दूंगा, 100% समझ में आएगा। लिखिएगा, प्रयोगशाला में क्या चीज, प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन, प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन निर्माण, जब क्लोरोबेंजीन निर्माण करते हैं तो उस पे जो है 60 अंश सेल्सियस पर बेंजीन समझ रहे हो ना, C6H5 क्या होता है, बेंजीन C6H6। ठीक है, तो 60 अंश सेल्सियस पर बेंजीन, तो C6H5Cl क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया। समझ में आया ना? तो 60 अंश सेल्सियस पर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, अभी मैं समझा रहा हूँ एक एक, एजोनियम क्लोराइड, डाई एजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड, क्या, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CuCl। क्यूप्रस क्लोराइड, सॉरी दिखा नहीं, देख लीजिए, क्यूप्रस क्लोराइड का क्या होता है सूत्र, CuCl होता है रासायनिक सूत्र। तथा हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि CHCl के साथ गर्म करके बनाया जाता है, के साथ गर्म करके किया जाता है, गर्म करके किया जाता है। अब इसका हम रिएक्शन देख लेते हैं। तो रिएक्शन लिखिए, देखिए प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन, क्या, क्लोरोबेंजीन के निर्माण के लिए 60 सेल्सियस पर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, यानी कि क्या हो गया आपका C6H5N, इसमें ट्रिपल बॉन्ड NCl, ये आपका क्या हो गया, ये आपका है बेंजीन, लिख लीजिए
यही याद कर लीजिए, बस यही याद कर लेंगे तो आपको बन जाएगा। तो क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्लियर, नहीं समझ में आया तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड यानी कि C6H5N ट्रिपल बॉन्ड NCl। तो N क्या देता है, प्लस देता है, और Cl माइनस देता है। तो हम इसका रिएक्शन कराएंगे किसकी उपस्थिति में, देखिए CuCl या आपको HCl, मतलब दोनों में से किसी एक में रिएक्शन कराना है। और कितने अंश सेल्सियस पर, 60 अंश सेल्सियस पर कराना है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड से मैं करा देता हूं। तो देखिए यहां से क्या क्या करनी कर रहा है, C6H5Cl, देखिए C6H5Cl, देखिए यहां से देख लीजिए C6H5Cl यहां पर है, N है, तो यानी क्या हो गया आपका N2, क्या हो गया N2 हो गया। नहीं समझ में आया, C6H5 और Cl, तो C6H5 और Cl यहाँ से निकल के यहाँ पर आ गया, तो C6H5Cl यहाँ हो गया N2, यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। ये आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन है। क्या है भैया, क्लोरोबेंजीन है। Cl हो गया क्लोरो, C6H5 क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया। अगर पूछ लिया जाए सैंडमायर अपक्रिया, तो इसी को हम कहते हैं, क्लोरोबेंजीन को ही सैंडमायर अपक्रिया। तो 2 नंबर में अगर ये नहीं पूछा तो सैंडमायर अपक्रिया तो पूछेगा ही, अगर ये नहीं पूछा तो सैंडमायर अपक्रिया तो पूछेगा ही। तो सैंडमायर अपक्रिया, तो ध्यान दीजिएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड अगर है उसको 60 अंश सेल्सियस पर हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ या क्यूप्रस क्लोराइड के साथ गर्म करके क्या बन रहा है, क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन बनता है। तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया, मैं फिर से बता दूं, एक बार फिर से देख लो एक बारी। देखिए क्या मैंने कहा, C6H5N यानी क्या हो गया, बेंजीन और NCl, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। यही अगर आप याद कर लिए, क्या, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, अगर यही आप याद कर लिए तो आपका ये बन जाएगा। किसके उपस्थिति में, हाइड्रोजन क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड को 60 अंश सेल्सियस पे गर्म करेंगे, यानी कि 60 अंश सेल्सियस पर क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, क्या बन जाएगा हमारा, क्लोरोबेंजीन। फिर से एक बार देखते हैं, क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेते हैं, इसको क्यूप्रस क्लोराइड या हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या, क्यूप्रस क्लोराइड, Cl से क्लोराइड होता है, क्यूप्रस, तो क्यूप्रस क्लोराइड या हाइड्रोजन क्लोराइड को 60 अंश सेल्सियस पे गर्म करने पर C6H5Cl यानी क्लोरोबेंजीन बनता है। क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन बन जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं भैया, सैंडमायर अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सैंडमायर अपक्रिया। आई होप ये समझ में आपको जरूर आया होगा। अब हम देखते हैं अगला, देखते हैं अगले पेज में, चलो देखते हैं। अगला है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर अब में आपका आ सकता है, DDT अपक्रिया। DDT अपक्रिया के बारे में बताना आपका। DDT का पूरा नाम क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं। तो डाई क्लोरो लिख लीजिए फटाक से, डाई क्लोरो डाईफेनिल, क्या, डाईफेनिल, क्या है, डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथिल, ट्राईक्लोरोएथिल, क्लोरोएथिल। तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या है, डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथिल होता है DDT का पूरा नाम। तो समझ में आ गया, DDT का पूरा नाम डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथिल होता है। क्लियर। इनका जो खोज हुआ था, DDT का खोज जब कब हुआ था, 1874 यानी कि 1874 में किसने किया था, जोडलर ने किया था। कभी कभी आ जाता है, ये नहीं पूछता वैज्ञानिक का नाम, ये पूछता है पूरा नाम DDT का। तो डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथिल होता है। डाईक्लोरो, एक बार मेरे साथ कहो, डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथिल होता है। अब बनाने की विधि बहुत आसान है, बस एक बार ही देख लो। देखिए इसमें लिखिए, जब क्लोरल, अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो क्या है, जब क्लोरल कोष सांद्र H2SO4 क्या होता है भैया, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में क्या बनाते हैं भैया, क्लोरोबेंजीन। क्या, क्लोरोबेंजीन के साथ किसके साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ संघनित करते हैं। क्या करते हैं, संघनित करते हैं। क्या करते हैं भैया, संघनित करते हैं। तो क्या बन जाता है, तो DDT बनता है।
क्या बनता है, DDT बनता है, प्राप्त होता है DDT। क्या मैंने कहा कि जब क्लोरल को सांद्र H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन के साथ, किसके साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ, तो बना दीजिए क्या कि H2SO4 के ऊपर क्लोरल को सांद्र, तो CCl3 ले लेते हैं सबसे पहले, CCl3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CHO। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं हम, तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, H2O बन गया, यानी कि जल यहाँ से बन गया, यहाँ पर प्लस लगाओ, तो यहाँ से मेरा क्या जोड़ दो, क्लोरोबेंजीन जोड़ दो, ऐसे बनता है ना दोनों साइड में। क्या बन गया, यहाँ से Cl लगा लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, क्लोरोबेंजीन बन गया। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। किसके उपस्थिति में बना रहे हो भैया, H2SO4 की उपस्थिति में बना रहे हो, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में बना रहे हो, तो CCl3 प्लस सिंगल बॉन्ड CHO, और इसमें हाइड्रोजन ले लिया, यानी कि क्या हो गया, यहाँ से H2O निकल गया आपका, क्या निकल गया, H2O यहाँ से भी निकल गया, तो यहाँ पर क्या बन गया, H2O यहाँ पर निकल के आ गया। फिर और क्या बना, लिखिएगा प्लस, देखिए जैसे है लिखिए, यहाँ पर CCl3 है तो लिख लीजिए CCl3, यहाँ पर CCl3 है तो मैंने लिख लिया क्या, CCl3 लिख दिया, और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड C है, C लिख लिया। यहाँ पर क्या बच रहा है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हम चाहे ऊपर लगा दें चाहे नीचे लगा दें, कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुई होगी ना, तो C के साथ हाइड्रोजन चाहे मैंने ऊपर लगा दिया चाहे नीचे लगा दिया। अब क्या बच रहा है, H2O तो आपका बन के बाहर आ ही गया, तो क्या बन रहा है अब सिर्फ यहाँ पर क्लोरोबेंजीन और बच रहा है, तो हम यहाँ पर दोनों जगह से क्लोरोबेंजीन लगा देंगे, क्या है, क्लोरोबेंजीन लगा देंगे। तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे क्लोरोबेंजीन। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। इसके बाद ही आपको ये लिखना है, यहाँ की नहीं, मतलब मेरे पास तो जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा, पहले CCl3 लेंगे, इसको CHO लेंगे, फिर यहाँ पर डबल H लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से मुझे क्या निकालना है, जल निकालना है। यहाँ पर ऊपर मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया, तो क्लोरोबेंजीन क्या किया, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराया, मेरा जल बाहर हो गया, और जैसे था यहाँ पर वैसे मैंने उतार दिया, क्या, वैसे मैंने उतार दिया, सिर्फ ये चीज़ नहीं है H2O, सेम मैंने वैसे उतार दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके गुण देख लेते हैं और इसका उपयोग भी देख लेते हैं। तो इसका उपयोग भैया कीटनाशक के रूप में होता है, किसके रूप में होता है, कीटनाशक के रूप में होता है। और DDT जो होता है रंगहीन क्रिस्टल है, DDT रंगहीन, कभी कभी आ जाता है DDT कौन सा क्रिस्टल है, तो DDT रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है, क्रिस्टलीय पदार्थ है। DDT कैसा है पदार्थ, क्रिस्टलीय पदार्थ है। और यह पानी में क्या है, यह पानी में क्या है, अविलेय है, अविलेय है, यह पानी में अविलेय है। और विलायकों में क्या है, विलेय है। विलायक में क्या हो जाता है, घुल जाता है, विलायकों में विलेय है। तो इसका उपयोग भी आ जाता है कि DDT का उपयोग कहाँ होता है, तो भैया DDT का उपयोग जो होता है कीटनाशक के रूप में होता है, किसके रूप में होता है, कीटनाशक के रूप में, किसके रूप में, कीटनाशक के रूप में होता है। तो समझ में आया DDT का उपयोग। तो DDT का सबसे पहले पूरा नाम आ सकता है, तो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथिल होता है। इसका खोज 1874 में जोडलर ने किया था। किसने किया था, जोडलर ने किया था। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में होता है। यह रंगहीन क्रिस्टल है और यह पानी में अविलेय है और विलायक में विलेय है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो बताइएगा कमेंट करके। अब हम अगला देखते हैं अगले पेज में। अब देखिए आपका है अगला वुर्ट्ज अवक्रिया। कहीं कहीं वुर्ट्ज अवक्रिया रहता है, ज भी रहता है, कभी कहीं वुर्ट्ज अवक्रिया रहता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, जब एल्किल हाइलाइड, अब उसी से रिलेटेड आपको मिलता रहेगा। एल्किल क्या होता है, एल्किल क्या होता है अभी मैं समझाता हूँ आपको। एल्किल हाइलाइड के शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया कराई जाती है। किससे कराई जाती है, सोडियम, सोडियम यानी कि Na से। जब भी सोडियम से क्रिया कराई जाती है तो एल्केन बनता है। क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्या है, जब एल्किल हाइलाइड, क्या एल्किल हाइलाइड, तो एल्किल भैया अलग होता है और हाइलाइड अलग होता है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि एल्किल क्या होता है। तो एल्किल जो है मान लेते हैं R समूह के है, और जो हाइलाइड है वह कौन से समूह के है, X समूह के है।
तो अब हम देख लेते हैं फटाफट। तो एल्किल जो आते हैं वह जैसे मेथिल हो गया, क्या हो गया, मेथिल हो गया, एथिल भी हो गया, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, C3H7, ये सब क्या है आपके एल्किल समूह के आ जाते हैं। हाइलाइट समूह के जैसे ब्रोमीन, आयोडीन, मैंने आपको बताया था, या फिर Cl, क्लोरीन, ठीक है, ये सब क्या है हाइलाइट समूह के आ जाते हैं। ये क्लियर हुआ। एक चीज़ इसमें और आपको मेन पॉइंट है, देखिएगा, अगर मैं कहूँ कि एथाक्सीमेथेन बताओ, क्या एथाक्सीमेथेन, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट वाली बात है। एथाक्सीमेथेन ये तो मैं अलग से समझ लो बता रहा हूँ। जैसे एथाक्सी यानी कि एल्किल समूह, जब दो एल्किल समूह आ जाते हैं, कभी कभी पूछ लेता है, तो जब दो एल्किल समूह आ जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये ईथर है, समझ लो क्या है, ईथर है। तो R की जगह पर मैं चाहे CH3 ले सकता हूँ, चाहे C2H5 ले सकता हूँ। तो दोनों जगह पर ले लिया CH3O C2H5। ये क्या आपका बन गया, ये आपका बन गया क्या, एथाक्सीमेथेन बन गया। क्या बन गया भैया, एथाक्सीमेथेन बन गया। क्लियर। तो CH3 C2H5 और C3H7 यानी कि मेथिल एथिल प्रोपिल, ये हो गया आपका। समझ में आ रहा पॉइंट ना। अब देखिए इसका हम करा देते हैं, ये मेन रिएक्शन याद कर लीजिएगा, ये रिएक्शन है आपका। अब ये आपका रिएक्शन याद कर लेना चाहिए, क्या है, 2RX प्लस किसकी उपस्थिति में, यानी सोडियम, यहाँ ठीक है, यहाँ पर 2 लगा दीजिए। रिएक्शन कराइए, क्या क्या हमारा बनेगा, RR बनेगा प्लस 2Na, और जो हमारा X है इधर आ जाएगा। अब हम R की जगह पर जो मैंने आपको ऊपर बताया हूँ, ध्यान दीजिएगा, R की जगह पर जो मैंने यहाँ पर बताया हूँ, चाहे जो कुछ भी रख सकता हूँ, और हाईलाइट की जगह पर यानी कि X की जगह पर मैं कुछ भी रख सकता हूँ। समझ में आ रहा बात ना, ठीक है। तो R की जगह पर मैं क्या रख लेता हूँ, CH3 रख लेता हूँ, तो 2CH3, समझ में आ रहा है ना, 2CH3, X की जगह पर मैं Cl ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, Cl ले सकता हूँ, F ले सकता हूँ, I ले सकता हूँ, Br ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, प्लस 2Na यानी कि सोडियम। रिएक्शन कराओ तो हमारे पास क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पर कितना है, 2CH3 यानी कि क्या आ गया हमारा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर देखिए इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं एल्केन, इसको हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। प्लस 2Na है तो 2Na सेम लिख लेंगे। यक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, यक्स की जगह पर यक्स, यानी कि यक्स की जगह पर यहाँ पर क्या है, Cl है भैया, क्या है, Cl है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, Cl लिख दिया। तो 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ध्यान से समझिए, 2CH3Cl प्लस 2Na है। अब यहाँ R की जगह पर यानी कि एल्किल की जगह पर मैंने CH3 ले लिया, और हाइलाइट की जगह पर मैंने Cl ले लिया, तो 2CH3Cl यानी कि मेथिल क्लोराइड। तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, ये आपका है एथेन है, क्या है, एथेन है। यहाँ पर आपका क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया, क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। समझ में आया कि नहीं पॉइंट, बहुत आसान पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा, समझ में आपको आएगा। बस ये रिएक्शन याद कर लो, 2RX 2Na, फिर R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2NaX। यक्स की जगह पर हाईलाइट की जगह यानी कि यक्स जहाँ भी रहेगा वहाँ हाईलाइट वाला रखेंगे, और जहाँ आर रहेगा वहाँ पर एल्किल समूह के तत्व रखेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आया होगा। अब अगला रिएक्शन, अगला पॉइंट अगले पेज में चलो देखते हैं। ये 1 नंबर पे पूछ सकता है, बहुविकल्पी के रूप में आ सकता है कि क्लोरोफॉर्म CHCl3 को गहरी रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं, रखते हैं लेकिन क्यों, रखते हैं लेकिन क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विषैली गैस होती है। और विषैली गैस यानी कौन सा रूप बना लेती है, ये फास्जीन का रूप बना लेती है। किसका, फास्जीन का रूप बना लेती है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा कि क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर अत्यंत विषैली गैस बना लेती है, और वो विषैली गैस क्या, फास्जीन बना लेता है, यानी कि COCl2 क्या बना लेता है, COCl2 गैस बना लेता है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो होता है इसको गहरी रंगीन बोतलों में क्यों रखता है, ये मैं अधिकांश बार देखा हूँ, आया एग्जाम में। तो क्लोरोफॉर्म को इसलिए रखते हैं क्योंकि यह फास्जीन गैस बहुत विषैली गैस बना लेता है। तो फास्जीन बहुत विषैली गैस बना लेता है, इसीलिए क्लोरोफॉर्म को गहरी रंगीन बोतलों में रखते हैं। समझ में आया क्यों रखते हैं, तो गहरी रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं क्लोरोफॉर्म को, क्योंकि यह बहुत विषैली गैस बना लेता है,
और उस विषैली गैस का नाम क्या है, फास्जीन बना लेता है। तो चलो रिएक्शन कर लेते हैं। तो CHCl3 है, ये है क्या है, CHCl3 है, ये है। यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, हाफ O2। क्या हम यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर ना, जब ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होगा और यहाँ पर प्रकाश आएगा, धूप का प्रकाश लगेगा, प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन यहाँ पर रहेगा ही, तो हमारा फास्जीन गैस बना ले रहा है, देख लीजिए। तो COCl2 यानी कि क्या, फास्जीन गैस बना लिया। बचा क्या हमारे पास, HCl, यहाँ पर 2 निकल गया, एक Cl बचा है, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड बच गया हमारे पास। यानी कि मैंने क्या चाहता हूँ, क्लोरोफॉर्म CHCl3 को गहरी रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं, क्योंकि यह बहुत विषैली गैस हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन जब उसमें पाएगा और प्रकाश की उपस्थिति रहेगा तो बहुत विषैली गैस बना लेता है, और वो विषैली गैस क्या नाम है उसका, फास्जीन गैस है। क्या है, फास्जीन गैस है। तो समझ में आया। अगर मैंने कह दिया क्लोरोफॉर्म को गहरी रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं, तो क्या कहोगे, एक नंबर में आ गया कि क्यों रखते हैं, तो उसमें रहेगा विषैली गैस बना लेता है। और पूछ लेगा विषैली गैस कौन सा वह गैस है, तो फास्जीन गैस है। कौन सा गैस है, फास्जीन गैस है। तो किसके किसके उपस्थिति में, ऑक्सीजन और उसके प्रकाश भी मिलेगा, तो वह क्या हो जाएगा, अधिक विषैली गैस बना लेगा। कभी कभी एग्जाम में एक नंबर में ऐसे भी आपका आ जाता है। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म, क्या चीज, क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ होता है, क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ होता है, तो ये औद्योगिक विलायक के रूप में होता है, औद्योगिक विलायक के रूप में एक नंबर में आ सकता है। इसका फॉर्मूला क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है ना, ये है। तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ होता है, तो औद्योगिक विलायक, क्योंकि जब उसी चीज़ को पढ़ रहे हो तो क्लोरोफॉर्म बार बार कह रहे हो, तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ पर भी होता है, औद्योगिक के रूप में होता है। तो ऊपर वाला समझ में आया ना, क्लोरोफॉर्म को गहरी रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं, इसमें मैंने ऊर्जा अभिक्रिया भी बताया, इसमें DDT रिएक्शन बताया, क्लोरोबेंजीन भी आपको बता दिया। इसमें एक और आ जाता है रायमन टीमन अभिक्रिया। अगला है राइमर भी आता है, कहीं कहीं राइमन, कहीं कहीं राइमर टीमन भी आता है अभिक्रिया। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसको मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फ़ोन चार्ज कम है, इसीलिए नहीं बता रहा हूँ। इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत जाके चेकआउट कीजिए, मैं बता रखा हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा रायमन टीमन का, वहाँ पर उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बिना उसके देखे आपका पूरा ये चैप्टर नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।